हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग अब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं क्यूटी की, जिसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल डिमांड, सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी वेरिएबल्स कहलाएंगी। जैसे आपकी पॉकेट मनी और आपके एक्सपेंसेस, ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइस और डिमांड की बात करूँ तो कैसा रिलेशन है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कंज्यूमर्स की कम हो जाएगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड कंज्यूमर्स की बढ़ जाएगी। तो ये कोरिलेशन हो गया। अगर मैं डिमांड और सप्लाई की बात करूं या प्राइस और सप्लाई की बात करूं, किसी भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप अगर मैं फाइंड आउट करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन, ठीक है। दो स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कितने टाइप का हो सकता है? सबसे पहला हमारा एक है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव मतलब किसी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल जब घटे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग प्राइस और डिमांड का एग्जांपल ले सकते हैं। जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो ये एरोज देखिए आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच में, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है। फिर हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या? जब दोनों के एरोज सेम डायरेक्शन में हो। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं प्राइस और सप्लाई का। प्राइस जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई जो प्रोड्यूसर है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उसकी प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे बढ़ जाती है। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एरोस के सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब सेम अमाउंट से चेंज आए, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 2 रुपीज़ से प्राइस मेरा इंक्रीज हुआ है, तो अगर मेरी सप्लाई भी 2 यूनिट से ही इंक्रीज हो रही है, तो जब न्यूमेरिकली दोनों चीज़ें इक्वल नंबर से, इक्वल मैग्नीट्यूड से कम ज़्यादा हो रही हैं, उसको मैं बोलती हूँ लीनियर कोरिलेशन। एक जैसा कोरिलेशन है, ये इतने से इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इतने से इंक्रीज हो रहा है, या ये इतने से इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इतने से डिक्रीज हो रहा है, उसको भी हम लोग लीनियर ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों के चेंज होने का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो लीनियर कोरिलेशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो हमेशा देखिए ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चेंज होने का रेट है वो आपका हमेशा बराबर हो रहा है, तो इसलिए उसको लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। और इसका ग्राफ ऐसा बनता है जिसमें दोनों का चेंज होने का डायरेक्शन सेम रहता है। फिर एक है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब क्या? जब किसी भी चीज़ का अलग अलग नंबर से चेंज हो रिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस 2 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें सप्लाई जो है मेरी 10 रुपीज़ से अगर इंक्रीज़ हो जाए, तो ये क्या न्यूमेरिकली दोनों चीज़ें अलग हो गई, तो उसका ग्राफ जो है थोड़ा सा ऐसे कर्वी बनेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये 4 टाइप हो गए कोरिलेशन के। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन पर, कि अगर आपको दो वेरिएबल्स का डेटा गिवन है, देखिए यहाँ पर सारा स्टैटिस्टिकल, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ नंबर से ही डील करते हैं, तो जितना भी न्यूमेरिकल डेटा आपका हो सकता है वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसको हम लोग को अगर उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला मेथड है कार्ल पियर्सन, दूसरा मेथड है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने क्या बोला कि अगर मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है किसी दो वेरिएबल के बीच में, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे सबसे पहले किससे? आर से। अगर मेरे को कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो उन दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा? कैपिटल X गिवन होगा और एक कैपिटल Y गिवन होगा, ठीक है। ये आपको समझो क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से मेंशन रहता है। एक्स की वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज है, 2 वेरिएबल्स गिवन है, तो ये आपको बोलेंगे कार्ल पियर्सन का मेथड यूज करके कोरिलेशन फाइंड आउट करो। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स वाई। अब देखिए क्वेश्चन में कैपिटल X कैपिटल Y गिवन है और आपके फॉर्मूले में स्मॉल x स्मॉल y, तो स्मॉल x स्मॉल y हमें कैलकुलेट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए स्मॉल x आप लोग फाइंड आउट करेंगे x माइनस एक्स बार इज मीन, ठीक है। आपको सबसे पहले इस डेटा का मीन निकालना है, फिर हर एक वैल्यू को आपको माइनस करते जाना है मीन में से, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्मॉल x की एक पूरा टेबल बन जाएगा। सेम आप लोग y के साथ करेंगे। स्मॉल y कैसे आएगा? आपका कैपिटल Y माइनस वाई बार, जो आपको y का सीरीज दिया हुआ है इसमें से वाई बार मतलब इस डेटा का मीन निकालेंगे, फिर आप लोगों को यहाँ से स्मॉल y मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में देखिए एक्स वाई का सम चाहिए, तो आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई। तो ये स्मॉल x और स्मॉल y को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे उनका इस वाले कॉलम का समेशन
डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर। आपको 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, स्मॉल एक्स स्क्वायर और स्मॉल वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो इन दोनों का आपको समीशन से अंडर रूट करके डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कार्ल पियर्सन के मेथड से कोरिलेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, छोटा सा है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो क्वेश्चन में एक्स वाई गिवन होगा ये नहीं पुट करना, आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई गिवन होगा। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का फॉर्मूला ये है, स्मॉल एक्स निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार इज मीन, स्मॉल वाई निकालना है तो वाई माइनस वाई बार इज मीन ऑफ वाई सीरीज। ये आपका हो गया कार्ल पियर्सन का मेथड कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब स्पियर्समैन ने क्या बोला कि मुझे इन डेटा को यूज़ करके नहीं फाइंड आउट करना है कोरिलेशन, मुझे इन डेटा को रैंक देनी है। रैंक मतलब आप लोग क्लास में जब स्कूल में कोई फर्स्ट आता था तो फर्स्ट आता था मतलब उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए इसलिए उसको फर्स्ट रैंक बोलते थे, उससे थोड़े से कम जिसके हैं उसको सेकेंड रैंक। तो यहाँ पर आपको वही आपका फंडा यूज़ करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको फर्स्ट रैंक देनी है, जो उससे थोड़ा सा छोटा नंबर होगा उसको सेकेंड रैंक देनी है, ऐसे करके आपको रैंक का टेबल बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको x दिया है, यहाँ पर आपको R1 की बनाना पड़ेगा एक टेबल, R1 मतलब x की रैंक। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 30 है, उसके आगे मैं 1 लिख दूंगी क्योंकि फर्स्ट रैंक, 20 सेकंड हाईएस्ट है सेकंड रैंक, 10 थर्ड हाईएस्ट है तो थर्ड रैंक, ऐसे करके y की भी मैं रैंकिंग कर दूंगी जिसको मैं नाम दूंगी R2। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, R1 R2 दोनों को रैंकिंग देनी है। R1 इज कैपिटल X की रैंकिंग, R2 इज y की रैंकिंग। फिर दोनों को डिफरेंस फाइंड आउट करना है, R1 माइनस R2, उस कॉलम को आपको नाम देना है D, D इज डिफरेंस। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। आपका फॉर्मूला देखिए 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, जो आपका डी वाला कॉलम निकलेगा उसके आपको स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग वाले कॉलम का सम जो है वो आएगा यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n। n मतलब कितना डेटा है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स लिए हैं तो 3 क्यूब माइनस 3। अगर आपके क्वेश्चन में 10 आपको डेटा गिवन है तो 10 क्यूब माइनस 10, तो आपको ये फॉर्मूले में पुट करना है, आपका कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर आपका आ गया इतना पूरा, इतनी मतलब आपको क्वेश्चन यहाँ पे डन नहीं करना है, आपको एक कमेंट भी नीचे लिखना है। कमेंट मतलब किस टाइप का रिलेशन है दोनों डेटा के बीच में, ठीक है। मैं आपको ये सिखा दूँ कमेंट कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर आंसर 1 आता है, कंप्लीट 1, ठीक है, तो 1 को आप बोलेंगे परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो परफेक्टली कोरिलेशन है उसके बीच में, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर आ रहा है 0.75, 0.75 के लिए आप लोग लिखेंगे वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है इनके बीच में। फिर अगर आपका आंसर आ रहा है 0.50 अगर आपका आंसर आ रहे हैं इसके आसपास, देखिए इनके आसपास के लिए आपको सेम कमेंट ही लिखना है, मैं आपको एक बेस बता दे रही हूँ बस। 0.50 के आसपास का अगर आपका आंसर आ रहा है तो उसको आप लोग बोलेंगे फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, फेयरली हाई। फिर अगर आपको 0.25 आ रहा है तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा, और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो नो कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आपका आंसर जो आए इसकी पूरी रेंज जो है उसके साथ आपको कमेंट किस टाइप का लिखना है।